सच बोलूं, अगर तुम अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हो तो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि जो आदमी चेस करता है वो कभी चॉइस नहीं बनता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, सवाल ये है लोग तुम्हें खोने से डरते हैं या नहीं। इस ऑडियो बुक में कोई स्वीट लाइज नहीं है, यहां है वो साइकोलॉजी जो ज्यादातर लोग तुम्हें नहीं बताते। अगर तुम इग्नोर होने से निकलकर ऑटोमेटिकली डिजायर्ड बनना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगी। द पासपोर्ट, चेस ह्यूग्स, 7 PM ऑडियो बुक में। अब शुरू होता है असली खेल। चैप्टर 1, द पासपोर्ट, पावर एंड चॉइस का कॉन्सेप्ट। सोचो जरा, तुम किसी कमरे में घुसते हो और बिना बोले ही लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। कोई तुम्हें घूर रहा है, कोई अंदाजा लगा रहा है ये आदमी है कौन। अब सवाल ये नहीं है कि तुम दिखते कैसे हो, सवाल ये है कि लोग तुम्हें महसूस कैसे कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है द पासपोर्ट की असली कहानी। चेस ह्यूग्स कहते हैं, अट्रैक्शन मांगी नहीं जाती, अट्रैक्शन तब पैदा होती है जब सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगे। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा कोशिश मतलब ज्यादा प्यार, लेकिन असल दुनिया में ज्यादा कोशिश मतलब कम वैल्यू। और यही सच जब पहली बार दिमाग में उतरता है तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि इसमें हमारी सारी पुरानी सोच टूट जाती है। चेस ह्यूग्स इस किताब में 3 तरह के मर्दों की बात करता है। पहला, बॉब। बॉब अच्छा इंसान है, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग, सिंसियर, लेकिन हमेशा फ्रेंड जोन में फंसा रहता है। वो देता है अटेंशन, टाइम, कॉम्प्लीमेंट्स और बदले में मिलता है तुम बहुत अच्छे हो लेकिन। दूसरा, डैन। डैन दिखावा करता है, ब्रैग करता है, पैसे और गाड़ी की बातें करता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर है। कभी कभी लकी हो जाता है लेकिन वो अट्रैक्शन टिकता नहीं। और तीसरा, ब्रूस। ब्रूस ना हैंडसम है ना ओवर स्मार्ट, लेकिन जहां जाता है लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रूस के पास एक चीज है, पावर टू चूज। वो अप्रूव नहीं मांगता, वो इंप्रेस नहीं करता, वो डिसाइड करता है कौन उसकी जिंदगी में आएगा। यही है द पासपोर्ट। पासपोर्ट कोई ट्रिक नहीं है, कोई पिकअप लाइन नहीं है। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी है। जब तुम किसी को यह सिग्नल देते हो कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूं, मैं तुम्हें चुन रहा हूं, तभी अट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को चाहता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो और जो इजी अवेलेबल ना हो। अब जरा अपने बारे में सोचो, क्या तुम जल्दी रिप्लाई करते हो? क्या तुम हर बात पर एक्सप्लेन करते हो? क्या तुम डरते हो कि अगर साइलेंट रहे तो सामने वाला चला जाएगा? अगर हां, तो सच कड़वा है, तुम चॉइस नहीं हो, तुम ऑप्शन हो, और ऑप्शंस कभी रिस्पेक्ट नहीं पाते। चेस ह्यूग्स यहां एक डेंजरस बात कहते हैं, विमेन चेस कॉन्फिडेंस नॉट काइंडनेस। अब ये लाइन सुनकर गुस्सा भी आ सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो क्या अच्छा इंसान बनना गलत है? नहीं, गलत है अप्रूवल सीकर बनना, गलत है अपनी वैल्यू को खुद ही गिरा देना। जरा ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मेरी जिंदगी ऑलरेडी कंप्लीट है, उसी दिन सामने वाला तुम्हारी जिंदगी में गेस्ट बनना चाहता है। और गेस्ट्स को इंप्रेस नहीं किया जाता, गेस्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। अट्रैक्शन कोई डिसीजन नहीं होता, अट्रैक्शन एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे डर, जैसे रिस्पेक्ट, जैसे क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब सामने वाला प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तुम अगला कदम क्या लोगे? अब सवाल यह है, अगर अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं, इमोशन से बनता है, अगर विमेन खुद भी नहीं जानती कि वो किससे क्यों अट्रैक्ट होती हैं, तो फिर उनके दिमाग में चलता क्या है? अगले चैप्टर में हम खोलेंगे फीमेल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ जो सोसाइटी ने हमें सालों से गलत सिखाया है। और एक वार्निंग, उस चैप्टर के बाद तुम लोगों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। चैप्टर 2, फीमेल साइकोलॉजी। एक सवाल पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया, रिस्पेक्ट दिया, केयर दिखाई, टाइम दिया, फिर भी सामने वाली धीरे धीरे दूर होती चली गई, और उसी वक्त वो किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गई जो ना ज्यादा एफर्ट कर रहा था, ना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था? अगर हां, तो आज का चैप्टर तुम्हारे लिए है। चेस ह्यूग्स एक सच बोलता है,
विमेन खुद भी नहीं जानती कि वो किससे और क्यों अट्रैक्ट होती हैं। अब ये लाइन सुनते ही ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन यहीं से फीमेल साइकोलॉजी की असली समझ शुरू होती है। हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, समझदार बनो, उसकी हर बात मानो, उसे स्पेशल फील करवाओ, और हमें लगा बस यही फॉर्मूला है। लेकिन रियल लाइफ में यह फॉर्मूला बार बार फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि अट्रैक्शन रूल्स फॉलो नहीं करता, अट्रैक्शन फील करता है। चेस ह्यूग्स कहता है, विमेन अट्रैक्शन को लॉजिक से जज नहीं करती, वो उसे इमोशन से एक्सपीरियंस करती हैं। मतलब वो ये नहीं सोचती कि ये आदमी अच्छा है या नहीं, उनका दिमाग पूछता है, ये आदमी मुझे कैसा फील करवा रहा है? सेफ, एक्साइटेड, क्यूरियस, चैलेंज्ड? बस यही खेल पलट जाता है। सबसे बड़ा झूठ ये है, विमेन नाइस गाइज को पसंद करती हैं। सच थोड़ा अलग है। विमेन वीक नाइस गाय को नहीं चाहती। विमेन उस आदमी को चाहती हैं जो अच्छा भी हो और मजबूत भी, जो केयर करे लेकिन खुद को खो ना दे, जो सुन सके लेकिन डर के मारे झुक न जाए। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम डरते हो कि अगर डिसएग्री किया तो वो नाराज हो जाएगी? क्या तुम अपनी बात दबा लेते हो ताकि माहौल खराब ना हो? क्या तुम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हो ताकि गलत ना समझ लिया जाए? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम तुम्हारी अच्छाई नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रूवल की भूख। फीमेल ब्रेन अट्रैक्शन को एक सिग्नल की तरह पढ़ता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। जो आदमी हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर मैसेज पर अवेलेबल नहीं होता, हर साइलेंस से घबराता नहीं, वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू फील होने लगता है। एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम प्लीज लाइक मी वाली एनर्जी छोड़ देते हो, उसी दिन सामने वाली सोचती है, ये आदमी इतना काल्म क्यों है? और क्यूरियोसिटी वहीं से पैदा होती है। विमेन ड्रामा पसंद नहीं करती, लेकिन इमोशन जरूर पसंद करती हैं। और इमोशन ओवर टॉक से नहीं आता, इमोशन आता है अनसर्टेनिटी से, जब सामने वाला तुम्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर अट्रैक्शन इमोशन से बनता है, अगर लॉजिक काम नहीं करता, तो फिर वो इमोशन पैदा कैसे किया जाए बिना फेक बने, बिना एक्टिंग किए? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे स्टेटस और रोल रिवर्सल की। कैसे जो चेस करता है वो नीचे चला जाता है, और जो खुद को चूज करता है वही चेस किया जाता है। चैप्टर 3, स्टेटस और रोल रिवर्सल। यहीं से गेम सच में उल्टा होता है। और हां, इस चैप्टर के बाद तुम कभी भी ओवर अवेलेबल नहीं रह पाओगे। एक कड़वा सवाल पूछूं, बुरा मत मानना। जब तुम किसी को ज्यादा चेस करते हो, ज्यादा केयर दिखाते हो, ज्यादा अवेलेबल रहते हो, तो अक्सर क्या होता है, शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ समय बाद रिस्पेक्ट कम होने लगती है, इंटरेस्ट धीमे धीमे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि यहीं से स्टेटस का खेल शुरू होता है। चेस ह्यूग्स एक सिंपल लेकिन डेंजरस सच बोलता है, रिलेशनशिप में वही आदमी ऊपर होता है जिसके पास खोने के लिए कम होता है। यह सुनकर ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन यही रूल हर जगह काम करता है। स्टेटस का मतलब पैसा, लुक्स या फॉलोअर्स नहीं होता। स्टेटस मतलब कौन डिसाइड करता है, कौन रिएक्ट करता है, कौन वेट करता है और कौन नहीं। जिसके पास चॉइस होती है उसका स्टेटस ऊपर होता है। चेस ह्यूग्स एक सिचुएशन डिस्क्राइब करता है। दो लोग बात कर रहे हैं, एक बार बार मैसेज करता है, दूसरा समय लेकर रिप्लाई करता है। एक प्लान सजेस्ट करता है, दूसरा डिसाइड करता है। धीरे धीरे रोल्स क्लियर हो जाते हैं। एक इन्वेस्ट करता है, दूसरा अलाउ करता है, और यहीं से रोल रिवर्सल शुरू होता है। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो सामने वाले को सेंटर बना लेते हैं, उनकी मूड से खुश होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी से डिसाइड करते हैं, उनकी रिप्लाई से वैल्यू तय करते हैं, और फिर कहते हैं, पता नहीं वो बदल क्यों गई। असल में वो बदली नहीं, तुम नीचे चले गए। जब तुम किसी को ये सिग्नल देते हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे अराउंड घूमती है, तो सामने वाला अनजाने में ही ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाते हो, उस दिन सामने वाला खुद एडजस्ट करने लगता है। एक बात ध्यान से सुनो, जिसे तुम्हें खोने का डर नहीं, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। और जिस दिन उसे ये डर महसूस हुआ, उसी दिन गेम पलटना शुरू हो जाता है। हाई स्टेटस आदमी अटेंशन नहीं मांगता, वो प्रेजेंस देता है, वो स्पेस देता है, वो साइलेंस से डरता नहीं। और साइलेंस
अक्सर वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ कंफ्यूजन आता है। अगर अटेंशन कम कर दी, अगर अवेलेबिलिटी घटा दी, तो क्या वो दूर नहीं चली जाएगी? ये सवाल ऑलमोस्ट हर आदमी के दिमाग में आता है। अगले चैप्टर में हम इसी डर को तोड़ेंगे। हम समझेंगे अल्फा मेल जेंटलमैन कौन होता है, कैसे वो स्ट्रांग भी होता है और रिस्पेक्टफुल भी। चैप्टर 4, द अल्फा मेल जेंटलमैन। यहीं से अट्रैक्शन फोर्स नहीं, फ्लो बन जाती है। और हाँ, ये चैप्टर सुनने के बाद तुम कभी भी फेक अल्फा बनने की कोशिश नहीं करोगे। जब भी अल्फा मेल शब्द सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? रूखा आदमी, डोमिनेटिंग टोन, जोर से बोलने वाला, या फिर एटीट्यूड से भरा कोई इंसान? अगर हाँ, तो सबसे पहले इसी गलत फहमी को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अल्फा मेल जेंटलमैन इन सब से बिल्कुल अलग होता है। चेस ह्यूग्स एक लाइन में सब क्लियर कर देता है। ट्रू अल्फा को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। यही वो लाइन है जो लाउड लोगों को साइलेंट कर देती है। सबसे बड़ा मिथ ये है, अल्फा मतलब बैड बॉय। नहीं, बैड बॉय रिएक्शन देता है, अल्फा रिस्पॉन्स देता है। बैड बॉय कंट्रोल दिखाता है, अल्फा सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। बैड बॉय अटेंशन मांगता है, अल्फा अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चेस ह्यूग्स के अकॉर्डिंग अल्फा मेल जेंटलमैन वो होता है जो इमोशनली स्टेबल होता है, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है, बिना गुस्सा हुए डिसएग्री कर सकता है और बिना डर के वॉक अवे कर सकता है। यानी उसकी ताकत आवाज में नहीं, कामनेस में होती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बात पर जस्टिफाई करते हो? क्या तुम्हें लगता है अगर मैं सख्त हुआ तो वो चली जाएगी? क्या तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है? अगर हां, तो समझो तुम अल्फा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से अभी इनसिक्योर हो। और इनसिक्योरिटी सबसे लाउड सिग्नल होती है। अब जेंटलमैन वर्ड पर ध्यान दो। अल्फा मेल जेंटलमैन कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता। वो सुनेगा लेकिन भीगेगा नहीं, केयर करेगा लेकिन झुकेगा नहीं, प्रोटेक्ट करेगा लेकिन पॉजेसिव नहीं बनेगा। यही बैलेंस अक्सर लोग मिस कर देते हैं। एक पावरफुल सच सुनो, जिस आदमी को अपनी बाउंड्रीज खुद नहीं पता, दुनिया उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और बाउंड्रीज चिल्लाकर नहीं बताई जाती, बाउंड्रीज एक्शन से दिखती हैं। अल्फा मेल जेंटलमैन हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, हर इमोशन पर रिएक्ट नहीं करता, हर अटेंशन को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी फुल होती है, और जो लाइफ फुल होती है वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है। अब सवाल उठता है, अगर अल्फा बनने का मतलब फेक कॉन्फिडेंस नहीं, अगर बैड बॉय बनना जरूरी नहीं, तो फिर रियल अट्रैक्शन स्ट्रक्चर क्या है? अगले चैप्टर में हम उतरेंगे साइकोलॉजी के कोर में, मास्लोज हायरार्की एंड अट्रैक्शन, जहां समझोगे सेफ्टी क्यों जरूरी है, एक्साइटमेंट कहां से आती है और डिजायर कैसे ग्रो करता है। चैप्टर 5, मास्लोज हायरार्की एंड अट्रैक्शन। यहीं से अट्रैक्शन रैंडम नहीं, प्रिडिक्टेबल बन जाती है। और एक वार्निंग, इस चैप्टर के बाद तुम मिक्स्ड सिग्नल्स शब्द कभी यूज नहीं करोगे। कभी सोचा है कि एक इंसान किसी के साथ सेफ भी फील करता है, एक्साइटेड भी होता है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन नहीं बनती? यही कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों को अंदर से खा जाती है, और यहीं पर मास्लोज हायरार्की सब कुछ क्लियर कर देती है। चेस ह्यूग्स एक स्ट्रेट बात कहता है, डिजायर टैब तक पैदा नहीं होता जब तक सेफ्टी ऑलरेडी मौजूद ना हो। मतलब अट्रैक्शन कोई शॉर्टकट नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। मैस्लो के अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स लेयर्ड होती हैं। सबसे नीचे सेफ्टी, उसके ऊपर बेलंगिंग, फिर रिस्पेक्ट, और सबसे ऊपर डिजायर। ज्यादातर लोग सीधा ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं और यहीं गिर जाते हैं। चेस ह्यूजेस एक्सप्लेन करता है, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ सेफ फील नहीं करता तो अट्रैक्शन चाहे जितना भी ट्राई कर लो, नहीं बनेगी। सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग बन जाओ। सेफ्टी मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी, काल्म एनर्जी। अब जरा अपने एक्सपीरियंसेस याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई इंसान एक्साइटिंग था लेकिन भरोसे लायक नहीं लगा? शुरुआत में मजा आया लेकिन लॉन्ग टर्म में कनेक्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि सेफ्टी मिसिंग थी।
सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग एक्साइटमेंट दिखाने के चक्कर में सेफ्टी तोड़ देते हैं, ओवर ड्रामेटिक बन जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस देते हैं, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म अटेंशन, लॉन्ग टर्म रिजेक्शन। एक बात ध्यान से सुनो, जिस इंसान के साथ दिमाग शांत रहता है, दिल खुद ब खुद खुल जाता है। अट्रैक्शन यहीं से ऊपर चढ़ती है। डिजायर तब पैदा होती है जब तुम सेफ लगो, तुम ग्राउंडेड दिखो, और फिर भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल ना हो, यानी स्टेबिलिटी प्लस मिस्ट्री। यही वो कॉम्बिनेशन है जो अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। अब सवाल ये उठता है, अगर अट्रैक्शन लेयर बाय लेयर बनती है तो फिर कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? साफ्ता, सम्मान या इच्छा? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे 5-2-6 अट्रैक्शन मॉडल की। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो दिखाता है कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, इमोशन कैसे ट्रिगर होता है और अटेंशन कब हटाई जाती है। यहीं से थ्योरी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बन जाती है। और हाँ, इस चैप्टर के बाद तुम अट्रैक्शन को रैंडम समझना छोड़ दोगे। अब तक हमने साइकोलॉजी समझ ली, स्टेटस भी समझ लिया, इमोशंस भी क्लियर हो गए, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर अट्रैक्शन सच में स्टेप बाय स्टेप बनती है तो वो स्टेप्स दिखते कैसे हैं? यहीं पर चेस ह्यूग्स देता है 5-2-6 अट्रैक्शन मॉडल। सिंपल लेकिन दिमाग हिला देने वाला। चेस ह्यूग्स साफ कहता है, अट्रैक्शन केओस नहीं है, वो पैटर्न फॉलो करती है। मतलब ये लक का खेल नहीं, ये स्ट्रक्चर का खेल है। 5-2-6 कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये ह्यूमन अटेंशन का नेचुरल फ्लो है। लोग पहले नोटिस करते हैं, फिर फील करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, और यही तीनों स्टेजेस इस मॉडल में डिवाइड किए गए हैं। फेज 1, द 5, फोकस। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। फोकस मतलब सामने वाला तुम्हें नोटिस कर रहा है, लेकिन ध्यान दो, नोटिस तब होता है जब कुछ डिफरेंट दिखता है। नॉट लाउडर, नॉट फास्टर, बस डिफरेंट। जो आदमी हर जगह अवेलेबल नहीं होता, हर बात में कूदता नहीं, वो नेचुरली फोकस खींचता है। जिस चीज पर सबका फोकस होता है वो कॉमन हो जाती है, और जो रेयर होती है वही वैल्यूएबल लगती है। फेज 2, द 2, इमोशनल स्पाइक्स। अब अटेंशन मिल गई, लेकिन अट्रैक्शन अभी नहीं बनी, क्योंकि अट्रैक्शन इमोशन के बिना नहीं बनती। ये 2 इमोशन सबसे जरूरी होते हैं, क्यूरियोसिटी, एंटीसिपेशन। जब सामने वाला तुम्हें पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, तभी ये इमोशंस पैदा होते हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, इमोशन का मतलब ड्रामा नहीं, इमोशन का मतलब इंटेंसिटी नहीं, इमोशन मतलब एंगेजमेंट। फेज 3, द 6, वैल्यू एक्सचेंज। अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट। वैल्यू मतलब तुम क्या देते हो और क्या नहीं देते। हाई वैल्यू आदमी हर अटेंशन नहीं देता, हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करता, हर मोमेंट अवेलेबल नहीं रहता, और यही लिमिट्स वैल्यू क्रिएट करती हैं। वैल्यू दिखाने से नहीं बनती, वैल्यू तब बनती है जब सामने वाला थोड़ा वेट करता है, वेट और वंडर करता है। ज्यादातर लोग मॉडल को उल्टा चला देते हैं। पहले अटेंशन दे देते हैं, फिर इमोशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और अंत में वैल्यू ढूंढते हैं, और तब कहते हैं शुरुआत में सब सही था, फिर सब बदल गया। नहीं, ऑर्डर गलत था। एक बात याद रखो, जो चीज स्टेप स्किप करती है वो टिकती नहीं। अट्रैक्शन भी ऐसा ही है। अब यहां कंफ्यूजन आ सकता है, अगर वैल्यू लिमिट से बनती है, अगर अटेंशन कंट्रोल जरूरी है, तो फिर कितना देना है और कब रोकना है? अगले चैप्टर में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। कैसे सटल नीडीनेस पूरा अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देती है, और कैसे क्वाइट इंडिपेंडेंस सब कुछ बदल देती है। चैप्टर 7, नीडीनेस वर्सेस इंडिपेंडेंस। यहीं से पता चलेगा कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। और हाँ, इस चैप्टर के बाद तुम ओवर गिविंग को केयर समझने की गलती नहीं करोगे। एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना ज्यादा देते गए, सामने वाला उतना ही दूर होता चला गया, और जैसे ही तुम थोड़े बिजी हुए, थोड़े काल्म हुए,
थोड़े अनअवेलेबल हुए, अचानक सामने से मैसेज आया, सब ठीक है ना? अगर हाँ, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। चेस ह्यूग्स साफ बोलता है, नीडीनेस लाउड होती है, इंडिपेंडेंस साइलेंट होती है, और ह्यूमन ब्रेन हमेशा साइलेंस को ज्यादा पावरफुल मानता है। नीडीनेस का मतलब ये नहीं कि तुम केयर करते हो। नीडीनेस मतलब वैलिडेशन की उम्मीद, रिएक्शन का इंतजार, रिप्लाई से मूड डिसाइड करना, मतलब तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में चली जाती है। जब तुम नीडी होते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो, मेरी खुशी तुम्हारे कंट्रोल में है, और ये सिग्नल अट्रैक्शन को नहीं, प्रेशर को जन्म देता है। प्रेशर और डिजायर कभी साथ नहीं चलते। चेस ह्यूग्स बताता है, हाई वैल्यू लोग अपनी जरूरतें फुलफिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं, क्लिंग नहीं करते। और यही फर्क इमीडिएटली फील होता है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम हर गैप को फिल करने की कोशिश करते हो? क्या साइलेंस तुम्हें बेचैन कर देता है? क्या तुम्हें लगता है अगर मैं पीछे हटा तो सब खत्म हो जाएगा? अगर हाँ, तो अट्रैक्शन का फ्लो यहीं टूट रहा है। एक बात ध्यान से सुनो, जिस इंसान की जिंदगी ऑलरेडी मीनिंगफुल होती है वो अटेंशन नहीं मांगता, वो नेचुरली अट्रैक्ट करता है। इंडिपेंडेंस का मतलब कोल्ड बनना नहीं। इंडिपेंडेंस मतलब अपनी रूटीन, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी तुम केयर करते हो, लेकिन बेग नहीं करते। नीडी आदमी पूछता है, तुम नाराज तो नहीं हो? इंडिपेंडेंट आदमी कहता है, अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में बात कर लेंगे। डिफरेंस छोटा है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं नीडी नहीं रहूंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। सच उल्टा है। डिस्टेंस तभी बढ़ती है जब कोई खुद को खो देता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, तुम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुन रहे थे, तुम समझने के लिए सुन रहे थे। और समझ आ गया होगा कि ये ऑडियो बुक डेटिंग ट्रिक्स के बारे में नहीं थी, ये किताब थी अपनी पहचान वापस लेने की। क्योंकि अट्रैक्शन कभी मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट कन्विंस करके नहीं मिलता, और वैल्यू एक्सप्लेन करने से पैदा नहीं होती। वैल्यू तब दिखती है जब तुम खुद को चूज करते हो। शायद आज तुम्हें अपनी कुछ पुरानी आदतें याद आई होंगी, ज्यादा एक्सप्लेन करना, ज्यादा अवेलेबल रहना, हर साइलेंस से घबरा जाना। और अगर सच बोलूं तो ये गलती किसी एक की नहीं है, ये हमें सिखाया ही गलत गया है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। अब तुम जानते हो स्टेटस कैसे बनता है, अट्रैक्शन कैसे ग्रो करती है, और नीडीनेस कैसे साइलेंटली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। अब फर्क बस इतना है, क्या तुम अप्लाई करोगे? क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना, उसमें हिम्मत लगती है। याद रखना, जिस दिन तुम अप्रूवल सीख करना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देंगे। जिस दिन तुम साइलेंस से कंफर्टेबल हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी प्रेजेंस बोलने लगेगी। और एक आखिरी बात, अल्फा बनने का मतलब किसी को दबाना नहीं है। अल्फा बनने का मतलब है खुद को संभालना। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें जरा सा भी क्लियर, काम या स्ट्रांग फील कराया है, तो एक काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आज भी खुद को कम समझता है, और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की। अगली ऑडियो बुक तक याद रखना, हाई वैल्यू लोग इंप्रेस नहीं करते, हाई वैल्यू लोग प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, सवाल ये है अब तुम बनोगे कौन। धन्यवाद।